हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम बात करने वाले 10 अगस्त 2023 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। देख लेते हैं कौन कौन सी आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट है और किसको एनालिसिस करने की ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, आज मैंने 3 आर्टिकल लिया है, जिसमें सबसे पहला है द स्टॉप ऑफ फैंस सिटिंग इन क्लस्टर बॉम्ब। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए अभी क्या किया है, यूएसए ने आपके यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देने की बात की है। ठीक है, और इसकी जो क्या तबाही हो सकती है इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे सिविलियन को किस तरह से इम्पैक्ट पहुंच सकता है और इंटरनेशनल लॉज क्या कहती है, क्या ये इंटरनेशनल लॉज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगला है दैट शो 70 शोज। क्या बताया जा रहा है, इसमें जो लैपटॉप या फिर आपके पीसीज वगैरह में बैन लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उसका इम्पैक्ट लोगों पर कैसे पड़ेगा, हमारे ट्रेड पर कैसे पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ बात की जाएगी। और लास्ट आर्टिकल है अ क्राइसिस इन हायर एजुकेशन। यहाँ हायर एजुकेशन में क्राइसिस किस चीज की है, ये है वाइस चांसलर की पोजीशन की। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो वाइस चांसलर है वहां पे क्या हो रहा है, स्टेट से रन जो 31 यूनिवर्सिटी है उनमें वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर जो है डिस्कशन की गई है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक आर्टिकल को। सबसे पहला है स्टॉप द फैन सिटिंग इन क्लस्टर बॉम्ब। देखिए सबसे पहले यहाँ क्लस्टर बॉम्ब को जानने की कोशिश कीजिए। अभी क्या हुआ है, यूएसए ने क्या किया है, यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देने की बात कही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसने भेज भी दिया है इस चीज को लेके। ठीक है, अब ये जो है अगर उसने भेजा है तो किस बेस पे भेजा है, ये मिलिट्री एड के बेस पे भेजा है। ठीक है, मिलिट्री एड के बेस पे भेजा है। ठीक है, अब लेकिन ये क्लस्टर बम होता क्या है, देखिए ये एक बम है। ठीक है, इसमें एमिनेशन होते हैं, बहुत सारे बम जो होते हैं एक साथ कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे हवाई फायरिंग की जाती है, और ये अलग अलग रीजन पे जाके ये बम क्या करते हैं, गिरते हैं। अब जब ये अलग अलग रीजन पे गिरेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भारी नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इनमें से जैसे ये बम हो गया, ये वहां पे जाके फट गया, ब्लास्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये बम जाके वहां पे ब्लास्ट हो गया, ये ब्लास्ट हो गया। लेकिन ये बम क्या हो गया, यहाँ पे पहुंचते ही वो क्या हो गया, डोरमेंट पोजीशन पे रह गया। जब डोरमेंट पोजीशन पे रह जाता है तो क्या हो जाता है, वो बाकी सिविलियन के लिए नुकसान हो जाता है, बाकी बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सिविलियन के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्यों, क्योंकि अब ये जो बम है वो कभी भी फट सकता है, और इसके नुकसान और क्या है, नुकसान यहाँ पे भी है, जो इसको चला रहा है कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे भी कभी कभी ये डोरमेंट पोजीशन पे रह जाती है और ठीक से अटैक नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो यहीं पे कभी कभी ब्लास्ट की जाती है। मतलब अपने ही सेना को खुद नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी अपने ही जो सिविलियन है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज जो है वो क्या कहती है कि आप भैया किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हो, और इसको कहीं ना कहीं एक टाइम है जब बैन किया गया 2008 में, इसको क्या किया गया, बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर कन्वेंशन ऑन आपके क्लस्टर कम्युनिकेशन म्यूनिशन जो है उसको साइन किया, और जिसमें 112 कंट्री क्या हुए इस ट्रीटी को साइन किए। उसमें कुछ नाटो कंट्रीज भी वगैरह थी, जैसे कनाडा, जर्मन, फ्रांस वगैरह ये सब थे, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ने साइन नहीं किए। तो इसके ऊपर क्या की गई है, यहाँ पे बात बताया गया है। ठीक है, अब ये नहीं किए तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, अब इसके बारे में हम आर्टिकल में स्टडी कर लेते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो क्लस्टर बम है वो एक वेपन है जो कि मल्टीपल एक्सप्लोसिव करता है, यानी कि एक साथ, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे एक्सप्लोसिव एक साथ की ना की करता है, यानी कि मल्टीपल एक्सप्लोसिव करने के लिए ये ज्यादा कारगर साबित होता है। और इसको एयर में क्या होता है, हिट किया जाता है। ठीक है, एयर में इसको छोड़ा जाता है, और जिससे ये ग्राउंड में जाके बहुत सारे जो लोग होते हैं या फिर सिविलियंस होते हैं जिसको अटैक करनी होती है वहां पे कहीं ना कहीं ये अटैक कराता है। लेकिन जब ये बॉम्बलेट अटैक जो है वो किस रूप में होता है, आपके लैंडमाइंस के रूप में होता है, और ये ज्यादा लैंडमाइन के रूप से जब होगा तो कहीं ना कहीं खतरा कहाँ पे आएगी, सिविलियन पे, सिविल पॉपुलेशन पे कहीं ना कहीं खतरा आएगी, जिसमें बच्चे और जो औरतें होती है वो लंबे समय तक इसके इन्फ्लुएंस के शिकार रहते हैं। अगर हम बात की जाए ह्यूमन राइट्स वॉच की, उन्होंने कहीं ना कहीं बताया जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है रसिया की, कहीं ना कहीं इसको फुल स्केल पे लॉन्च करने की बात की जा रही है यूक्रेन में। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है क्लस्टर बॉम्ब का कहीं ना कहीं यूक्रेन की सिटीज को, जैसे खार्किव वगैरह को के अगेंस्ट जो है यूज किया जाएगा, जिसमें 100 ऑफ सिविलियन की डेथ होगी, डैमेज होगी, और लोग जो है
कहीं ना कहीं होम्स, हॉस्पिटल हो या स्कूल्स हो, सभी चीज को कहीं ना कहीं बर्बाद होते हुए नजर आएगा। ठीक है, अगर यूक्रेन इसका यूज करता है तो इसका इम्पैक्ट अब क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी कि सिचुएशन और बद से बदतर जो है होती चली जाएगी। अगर हम क्लस्टर बॉम्ब की बात करें, ये हमारे, अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में इसको कहीं ना कहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज किया गया था, और जब यूज किया गया था मल्टीपल ओकेजन में यूज किया गया था। और उस टाइम पे यूएस वॉर, जैसे कि वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक, जब यूएस ने वॉर किया था तो उस वहां पे क्लस्टर बॉम्ब का यूज किया था, और जिसमें अभी तक देखा जाए 56,000 से लेके 86,000 यानी कि 86,000 तक, 56,000 से लेके 86,000 तक पीपल की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। कब तक, सिंस 1990s तक। अगर हम बात करें कन्वेंशन की, क्या इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन इस तरह से बनाया गया है, तो इंटरनेशनल कैंपेन जो है इसके खिलाफ चलाई गई, यानी कि क्लस्टर बम के खिलाफ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो कहीं ना कहीं गैदर हुए और उन्होंने क्या किया है, इसको जो यूज हो रहा है, इसकी इंक्रीजिंग यूज है, उसको बैन करने की बात की गई। और उसके लिए यहाँ पे क्या बनाएगी, इंटरनेशनल ट्रीटी बनाएगी, जिसमें कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, जो कि इनेक्ट में लाया गया मई 2008 में। और इसके इनेक्टमेंट आने के बाद यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब के लिए इराक को, मतलब उसको पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई। लेकिन अगर हम बात करें इस ट्रीटी की, सिर्फ केवल 112 जो कंट्रीज है, उन्होंने ही कहीं ना कहीं इस ट्रीटी को साइन किया, जिसमें बहुत सारे आपके नाटो कंट्री जो है वो इंक्लूड थी, जैसे कनाडा, जर्मन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, इसको अभी भी साइन नहीं किया है, और यूक्रेन तो इसका मेंबर था ही नहीं कभी। ठीक है, अब इसमें जो आर्टिकल 1 कहती है, जो कि क्लस्टर म्यूनिशन में, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन बैन करता है कि आप ना तो यूज कर सकते हो, ना प्रोडक्शन कर सकते हो, ना इसकी इकट्ठा कर सकते हो, स्टॉक पाइलिंग कर सकते हो, ना ही ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी क्लस्टर बम को। यानी कि अब यहाँ पे यूएसए क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, यूएसए ट्रांसफर कर रहा है, और यूक्रेन जो है उसका क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। क्या अब ये दोनों इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि अगर देखा जाए इन दोनों ने इंटरनेशनल लॉ को फॉलो ही नहीं किया है, मतलब सीसीएम को इन्होंने कभी आज तक सिग्नेटरी नहीं किया है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो आपके रसिया हो, चाहे आपका यूक्रेन हो, तो इन लोगों ने किया नहीं है, तो इसका मतलब इनके ऊपर कोई लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। लेकिन कंट्रीज के ऊपर क्या होती है, अगर वो इस चीजों को साइन करते हैं तो कहीं ना कहीं लीगली बाउंडिंग होते हैं कि वो विक्टिम्स को असिस्टेंट प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करें, उनको रिहेबिलिटेशन करें, अगर वो इस तरह की बॉम्ब अटैक करते हैं कहीं ना कहीं आगे जाके। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की कस्टमरी की, तो क्या बताया जा रहा है, ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, कहीं ना कहीं रसिया और यूक्रेन जो वायलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉज को, जो कि यूज कर रहे हैं किसकी वजह से, क्लस्टर बॉम्ब का यूज करके, वो कंट्री अभी तक सिग्नेटरी नहीं है सीसीएम की। तो ये इनका आर्ग्यू करना ये है, तो हमें कोई इंटरनेशनल लॉ से जो बाउंड है वो नहीं होना पड़ता है, हम क्यों बैन करें इसको, हमने तो कभी साइन ही नहीं किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनके कहने के हिसाब से ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट, ये अभी सही नहीं है। क्यों, देखिए, इंटरनेशनल लॉ ऑन आर्म कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है कि ऑलवेज ड्रॉन द डिस्टिंक्स बिटवीन कॉम्बेटेंट एंड सिविल पॉपुलेशन, यानी कि सिविल पॉपुलेशन और आपके मिलिट्री पर्सनल, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, दोनों को डिफरेंस करके रखता है। अगर यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, सिविलियन भी मारे जाएंगे, और यहाँ पे जो मिलिट्री पर्सन है वो भी क्या होंगी, उनकी भी डेथ होगी। तो यहाँ पे इन दोनों को अलग करके रखा गया है कि इस हिसाब से फंडामेंटली कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, वो जो नॉर्म है वो एप्लीकेबल है आर्म कॉन्फ्लिक्ट पे, इज अ प्रोविजन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन अटैक, यानी कि आप किसी बेवजह किसी सिविलियन की जान जो है नहीं लोगे, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ कहता है। ठीक है, और उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे क्लस्टर बम का यूज करके आप क्या कर रहे हो, जब गवर्नमेंट पोजीशन पे चली जाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान किसको होता है, सिविलियन को होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिविलियन का नुकसान हो रहा है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि यहाँ पे सिविलियन का नुकसान नहीं होना चाहिए, जबकि इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं कि आप सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल को अलग अलग रखना है। तो इस हिसाब से जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं टारगेट स्पेसिफिक मिलिट्री जो है ऑब्जेक्टिव है, वो ना कि आपके सिविलियंस। तो इस हिसाब से आप देखा जाए तो ये क्या है, आपके लिए इंटरनेशनल लॉ को जो है आपको फॉलो करना इंपॉर्टेंस है। तो सीआईएल की नॉर्म जो कोडिफाई करती है आर्टिकल 50 सब क्लोज 4 में, जिसमें एडिशन प्रोटोकॉल है फर्स्ट की,
जो कि 1949 में जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू लाया गया था, जिसमें दोनों ही रसिया हो या यूक्रेन हो, दोनों ही इसके पार्टी है। तो इसका मतलब दोनों ही आप सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप सिविलियन को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको उसका हर्जाना जो है वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये एक क्लासिक एग्जांपल हो जाता है कि इनडिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप फोर्स का यूज करें, जिससे कि डिफरेंस जो है हम लोगों ने कॉम्बेटिव और सिविलियन के बीच में डिफरेंस बना रखे, आप उन डिफरेंस को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज बताई जा रही है। अगर हम दूसरे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करें, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनलिटी की बात की गई है। और जैसे आर्टिकल 51(5) क्लॉज में बताया गया है कि एडिशनल प्रोटोकॉल है 1949 की जिनेवा कन्वेंशन में, ये रूल देखिए याद रखना है, ये जिनेवा कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है सिविलियन और मिलिट्री दोनों को सेपरेट एंटिटीज मानती है, और आप बेवजह किसी सिविलियन की जान नहीं ले सकते। ये कोडिफाई किया गया आर्टिकल 51 सब क्लोज 5 में, और जो एडिशनल प्रोटोकॉल दिया गया है 1 में। ठीक है, ये रूल कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करता है कि एक्सेसिव यूज करना फोर्स का, जिससे कि सिविलियन का नुकसान हो, वो कहीं ना कहीं बेकार है, वो आपके लिए खतरा बन जाएगा। इस तरह की चीजें को कहीं ना कहीं वो रोकने की कोशिश करता है, यानी कि आप एक्सेस फोर्स का यूज नहीं कर सकते किसी भी सिविलियन को अगर उससे खतरा होती है तो। ठीक है, ये नहीं कि आप अमेरिका अगर मान लो 4 लाख सैनिक का यूज कर रहा है, तो इंडिया भी क्या करेगा, आपका 8 लाख, यानी कि एकदम से सैनिकों की संख्या बढ़ा देगा। ये नहीं, आप अगर 4 लाख है तो वहां पे भी 4 लाख सैनिकों की होनी चाहिए, और लेकिन वो सिविलियन की एरिया से अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या फैक्ट बताया गया है, जो यूज है क्लस्टर बम का, वो इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेट बताया गया, हार्मिंग सिविलियन बताया गया, और उनका यूज जो है कहीं ना कहीं फोर्स जो है डिसप्रोपोर्शनल तरीके से करती है, और ये कहीं ना कहीं इलीगल बताया जा रहा है। और यहाँ पे दोनों ही यूक्रेन और रसिया जो है सीसीएम की सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन उसके यूज जो है वो कहीं ना कहीं वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉ को, इस बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए यूएसए की, अब यूएसए क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, यूएसए कर रहा है भैया सप्लाई। क्या सप्लाई भी इसके अंडर में आता है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आप अगर सप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है वाशिंगटन जो है वो कहीं ना कहीं सीसीएम से बाहर है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस कन्वेंशन को साइन नहीं कर रखा है, तो ये सप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यूएस जो है वो क्लस्टर बम को बना सकता है, और जैसा रसिया कर रहा है, और साथ ही साथ इसको सप्लाई भी कर सकता है। लेकिन इसके अलावा आपको करना क्या होगा, इसके अलावा आपको इन चीजों में ना जाके आपको एक नॉर्मल व्यू पाथ जो है, जो पाथ है वो निकालना पड़ेगा, जिससे कि दोनों की जो रिक्वायरमेंट हो, वो ये नहीं कि आप भी लड़ाई में उसका यूज कर रहे हो, आप भी उसका, कहीं ना कहीं दोनों को इस लड़ाई को खत्म करना चाहिए। ये नहीं कि इस लड़ाई को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन और प्रोपोर्शन के थ्रू आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई तरीका निकलना चाहिए ताकि इन दोनों की लड़ाई को कम कर सके। ये नहीं कि हम लड़ाई को पुश करना चाहिए, जैसे वेस्ट आज के टाइम पे यूक्रेन के लिए कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है नहीं होना चाहिए, और क्लस्टर बम को पूरी तरह से कहीं ना कहीं हमारे कंट्री से, हमारे अर्थ से इरेडिक्ट करना चाहिए। इसकी ट्रांसफर, सप्लाई हो चाहे किसी भी तरह से, इसको कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से देखिए दोस्तों कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और लाइक करने से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। चलिए बात करते हैं दैट्स 70 सोर्स। क्या बताया जा रहा है, प्रपोज लाइसेंस फॉर कंप्यूटिंग डिवाइस इम्पोर्टेंट इंडिया क्रेडिबिलिटी। देखिए क्या है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया में अभी बैन कर दिया गया है कि आप बाहर से क्या है लैपटॉप, पीसीज वगैरह ये जो चीज है वो नहीं ला सकते। अगर ला भी रहे हो आपको कहीं ना कहीं लाइसेंस चाहिए होगा, और देखिए लाइसेंस चाहिए होगा तो लाइसेंस के लिए भैया अब क्या होंगे, होड़ लगेगी। अब लाइसेंस के लिए होड़ लगेगी तो ऑटोमेटिकली बात है, लाइसेंस जो है ऑटोमेटिकली मिनटों में बनना स्टार्ट होंगे। क्या वो, लेकिन लाइट जो आपके लाइसेंस है वो अगर मिनटों में बनेंगे, क्या उसके बेनिफिट बने मिलेगा? कहने का मतलब आप ये कह रहे हो ये जो हम लोग प्रोडक्ट बैन कर रहे हैं उसका मतलब है सिक्योरिटी रीजन। क्या उससे सिक्योरिटी हैम्पर नहीं होगी कि आप जल्दी से अगर किसी को लाइसेंस दोगे, इसका मतलब आप जांच पड़ताल नहीं कर रहे हो, आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उसको लाइसेंस दे रहे हो, तो इसका मतलब नुकसान आपको भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे झेलने को पड़ सकता है। तो ये इस चीज में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, मार्केट अचानक से क्या हुआ, जो साल और सडन शिफ्ट जो हुआ इंडियन फॉरेन ट्रेड का, वो किसमें देखी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने क्या किया, अगस्त 3 को नोटिफाई किया कि हम जो है लैपटॉप हो या पर्सनल कंप्यूटर हो, टैबलेट हो या सर्वर्स हो, जो कि जो हम लोग इम्पोर्टर्स
करते हैं उसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की लेने की जरूरत पड़ेगी। और ये कहीं ना कहीं इमीडिएट इफेक्ट पहुंचाएगा और साथ ही साथ हमारी सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं और स्लो कर देगा। ठीक है, और जिससे कि हमारे यहाँ पे प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा और सप्लाई की जो सप्लाई है उसकी शॉर्टेज होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आगे हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन आ रहा है और फेस्टिवल सीजन में आपको पता है सबसे ज्यादा डिमांड होती है इलेक्ट्रॉनिक चीजों की, और वहां पे अगर कहीं ना कहीं इस चीज की कमी रहेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और जहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो आम लोगों को होने वाली है। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे सजेस्ट दे रहा है कि हमारा जो ये प्राइमरी ड्राइवन है, हमने ये मुहिम क्यों चलाया, क्योंकि हमारी जो है प्रॉब्लम है सिक्योरिटी कंसर्न। जो इंपोर्ट डिवाइस है उसमें कहीं ना कहीं सर्विलांस का यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे जस्ट एज मोबाइल फोन जो है स्पाईवेयर का काम करता है ना, उसी तरह से ये भी एक सर्विलांस का काम करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आईटी प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है इंडिया में हम लोग सेटअप करने के लिए हम लोग अलग अलग इंसेंटिव स्कीम दे रहे हैं। क्या ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो सकता है, क्या पूरी तरह से लोग अभी भी इसको ले सकते हैं? बिल्कुल, अभी धीरे धीरे आपको कोई चीज अगर एक भारी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को एकदम से कर्व कर दोगे, रोक दोगे, तो इसका मतलब इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो मार्केट पे पड़ेगा, आपके जीडीपी पे पड़ेगा, आपकी ग्रोथ पे पड़ेगा। तो इसको क्या करना चाहिए, आपको एक टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको रोकना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से सारी चीजों को आपने, जैसे लैपटॉप लिए तो आपने लैपटॉप को बैन किया, लेकिन उसकी अगर आप बैन कर रहे हो तो इसका मतलब वहां से कुछ चीजों को इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग जो है आपको करनी होगी, तो इस चीज को भी इंश्योर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंडिया की जो सॉफ्टवेयर है वो आईटी इनेबल्ड सर्विस एक्सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करें, वो कहीं ना कहीं इसको डैमेज कर रही है कंट्रोल को और डेफरिंग कर रही है, जो कि नवंबर 1 तक हमें देखने को मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस कर रही है कि हम जो है लाइसेंस जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें बताई जा रही है और लोग जो है आर्ग्यू कर रहे हैं क्या फिर से जो लाइसेंस राज है वो कहीं ना कहीं जो 70 के दशक में लाइसेंस राज चलता था कि आप लाइसेंस दे रहे हो और सारी चीजों को इंपोर्ट करवा रहे हो, तो क्या उस तरह की राज आ गई है? तो इस चीज पे भी बात चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री क्या बोल रहा है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लाइसेंस राज को फिर से यहाँ पे लाने वाले हैं। ठीक है, अगर इंपोर्ट लाइसेंस की बात करें वो कहीं ना कहीं मिनटों में यहाँ पे क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, लेकिन ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आप जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्री कर रहे हो। जैसे 1970 में आप पकड़ के रखे थे उस तरह से फ्री अप नहीं मिला, और उसको बाद में जाके 1970 1980 होते गए आप लाइसेंस उनको जो दिए थे उसको पूरी तरह से फ्री करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्लेयर है कहीं ना कहीं वो एक अलग ही इस पे है, जिससे कि लाइसेंस क्राइटेरिया को उनको कहीं ना कहीं क्लियर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंपोर्टर को ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा जो इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कटिंग कर रहे हैं एज डिवाइस और सॉफ्टवेयर फॉर्म को कहीं ना कहीं उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो जो नए हायर कर रहे हैं या फ्रेश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो लाइसेंस है वो सिक्योर बनी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें पीसी और टैबलेट इंपोर्ट की, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है 2022-23 में 5.3 बिलियन का। अगर हम बात करें ठीक है, और आर कॉजिंग सिक्योरिटी फ्योर, किस वजह से भैया, सिक्योरिटी के फ्योर से। और जो कि सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते थे चाइना से, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ मैंडेट करना चाहती है कि टेस्टिंग नॉर्म्स को, कि जिससे वेरीफाई हो सके जो आप शिपमेंट कर रहे हो। देखिए एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक्चुअली में प्रॉब्लम हो रही है जो हमारी चाइना के साथ इंपोर्ट है वो क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखेंगे चाइना के ट्रेड जो है कहीं ना कहीं ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और ये पूरी डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर होना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है आगे जाकर। जैसे आपने क्लासेस के टाइम पे देखे, उस टाइम पे सब कह रहे थे बॉयकट करना है, बॉयकट करना है, लेकिन एक्चुअली में क्या बॉयकट पूरी तरह से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर एक चीज को हम लोग बॉयकट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ चीजों के लिए डिपेंडेंसी रहनी पड़ेगी। क्यों? हर चीज हम इंडिया में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ चीजों के लिए हमें इंपोर्ट करना जरूरी पड़ेगा। अगर हम कोई कॉस्ट के इंक्रीजमेंट की बात करें, एनी इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट या लिमिटेशन ऑन डिवाइस ऑप्शन वुड बी इम्प्लाई कोलेटरल डैमेज ऑफ इंडियन कंज्यूमर। यानी कि हम कोई लिमिटेशन लगाते हैं या कोई डिवाइस पे कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पहुंचता है, आपके कंज्यूमर पे पड़ता है, आपके हाउस होल्ड पे पड़ता है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो है उन पे कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि वो डिजिटल डिवाइस जो बनाते हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे। लेकिन
जो एक्सेस है गवर्नमेंट सर्विस का वो कहीं ना कहीं बढ़ती है, जिससे लोग क्या होते हैं अब उन पे ना जाके छोटे छोटे उन पे ना जाके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और डिजिटल इंडिया की तरफ क्या करते हैं, लोग कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आते हैं। और अगर बात की जाए डिजिटल इंडिया की, अभी आपने 28% का जीएसटी जो है गेमिंग बेट पे लगाया है, तो इस तरह की जो ई रेगुलेटरी चीजें हैं बन रही है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है, आम जनता को हो रही है। और इसको क्या करना चाहिए, आपको एक बेटर तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा। जो आपकी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज है, एक्सेसिव टैक्सेशन है, या मैक्सिमम रिटर्न जो है गवर्नमेंट की, वो किस तरीके से आपको रिफॉर्म करना चाहिए, वो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आर्टिकल कुछ पॉलिटिकल है, कुछ जो है इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं यहाँ पे कैप्चर करूंगा और इसको जल्दी से हम लोग इस आर्टिकल को खत्म करेंगे। देखिए क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन अगर अच्छा हो, हायर एजुकेशन अगर अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं हमारे जॉब्स जो है सिक्योर होते हैं। ठीक है, और जो स्किल्स है लोगों की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जो लोगों की लिटरेसी रेट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, बहुत सारी बेनिफिट जो है हमें कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन से मिलता है। और आज के टाइम पे तो आपको पता है हायर एजुकेशन की प्रमोटिंग जो है ज्यादा की जा रही है, ताकि लोग जो है टेक्नोलॉजी को समझे, लोग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज करें हर एक फील्ड में, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, सभी को कहीं ना कहीं इक्वलिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह की जो स्कीम्स है वो निकालती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब ये हायर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, यानी कि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हो, आप एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हो, आप उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाते हो, आप उसमें जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। तो यही सिचुएशन एक जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बताया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में किस तरह से बताया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वाइस चांसलर है, उनकी अपॉइंटमेंट से लेके वहाँ क्या हो रहा है, वाइस चांसलर जो है 31 जो है स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नर है वो क्या कर रहे हैं, इस चीज को पुश तो कर रहे हैं, लेकिन और जब यहाँ पे बात की गई थी, किसी ने पीआईएल भी डाला था कि हम जो है यहाँ पे वाइस चांसलर की मौजूदगी नहीं देख रहे हैं कुछ दिनों से, काफी टाइम से, तो उन्होंने पीआईएल डाला। लेकिन यहाँ पे जो जज है उन्होंने ये बताया कि भैया जो ये वाइस चांसलर का केस है, एक्चुअली में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट ही समझेगा कि किस तरीके से करना है। देखिए अगर अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं होगी, कहीं ना कहीं जो कॉलेज की हालत है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा डाउन होती रहेगी, उसकी क्वालिटी क्या होती जाएगी, और ज्यादा डाउन होती जाएगी, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा डाउन होती जाएगी। तो हमें एक बेटर तरीके से क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमें पॉलिटिक्स में उलझ के रहना चाहिए, और हमें इस वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से जो हायर एजुकेशन की स्टडीज है वो कहीं ना कहीं नुकसान में हो। क्योंकि हम जो है यहाँ पे 4 ईयर की इंटीग्रेशन कोर्स की बात करते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रेस है उसको क्या करती है, ग्रो करने से रोकती है। तो ये सारी चीजें बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।